chapter current electricity, and in the previous lecture we have discussed about drift velocity, the relation between current density and drift velocity. And in today's lecture we will discuss about Ohm's law, resistance, resistivity, factors affecting the resistance, conductance and conductivity. Now firstly we start with Ohm's law. Ohm's law, on the basis of the experimental observations, George Simonov in 1828 gives a relationship between electrical current and potential difference, and that relationship is known as Ohm's law. And according to that law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V across its ends. According to this setup, दिस इज अ बैटरी को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या किया है, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर को कनेक्ट कर दिया. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशंस देंगे बार बार, तो सर्किट में क्या होगा, करंट वेरी करेगा, और वो उन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज नोन एज आई, and this current is directly proportional to the potential difference across its ends. कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, V. Now V is directly proportional to I and V is equal to I into R, and this R is known as resistance. ये R क्या है, इसको हम बोलते हैं resistance of the conductor. This R is known as resistance and R is independent of V and I. ये जो R है ये V और I पे डिपेंड नहीं करता. जैसे हमने कैपेसिटेंस का भी, द नेचर ऑफ द कंडक्टर, ये R किसके ऊपर डिपेंड करता है, V और I पे तो इंडिपेंडेंट है हमने कहा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस R डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस क्या है, resistance is the property of the object by virtue of which the object opposes the flow of current through it. वो प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर से करंट के फ्लो का अपोज करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस. यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ करंट. ये क्या करता है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. और ये आप हमेशा ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, मोर इज द रेजिस्टेंस, आर को हमने लिया है V बाय आई, आर इज इक्वल टू V बाय आई. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ R is more, then less is the amount of current flowing through the conductor. Less is the amount of current flowing through the conductor. तो कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा. देन उसके बाद हम आते हैं R की यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ R. R is equal to V divided by I. V वोल्टेज, I क्या है करंट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर. तो R is equal to 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर. ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया, 1 ओम.
इसको क्या नाम दिया गया, 1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, कब, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। आप डेफिनेशन इसी से बना लें, उसको रटने की जरूरत नहीं। उसके बाद है रेजिस्टेंस को सर्किट में, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दो तरह से करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दूसरा है ये क्या साइन है, वेरिएबल का, तो ये क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। दो दो resistance is the property of an object and resistivity is the property of an material। resistivity क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अब अगर हम ओम्स लॉ को लें तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, V बाय I। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं देन R इज इक्वल टू V बाय I, बट इफ वी आर इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी विल डील विद अ मटेरियल। अगर हम किसी मटेरियल के साथ डील करेंगे तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास, V इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लें कि एक कॉपर वायर ही है, ठीक है, ये कॉपर वायर है, इसको कनेक्ट किया है, इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी हमने, सर्किट से कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये कॉपर वायर है और इससे करंट फ्लो कर रहा है। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ L है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द वायर इज E। अगर इस लेंथ ऑफ वायर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो E है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमने पहले भी पढ़ा है, V इज इक्वल टू E इंटू L। तो V आ गया हमारे पास E इंटू L, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या है, I इंटू R। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो उस केस में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, R को हम रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टिविटी से। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखना चाह रहे हैं, रो लिखेंगे हम, रेजिस्टिविटी को किससे लेते हैं, रो से लेते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय करंट डेंसिटी J। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी R इज इक्वल टू V बाय I, ये क्या बन गई, रो इज इक्वल टू E बाय J, ये इसमें चेंज हो गई। ठीक है, अगर ये ऐसे हो जाता है तो यहां से हमें रेजिस्टिविटी तो मिल गई, रेजिस्टिविटी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द करंट डेंसिटी। तो यहां से इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होंगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहां से ही निकाल लें, ये फार्मूला भी हमने लिया है, तो यहां से E क्या आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू V बाय L, यानी कि वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और यहां से J को निकालें, करंट डेंसिटी J हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय A। J की वैल्यू का क्या फार्मूला है, I बाय A। I करंट को एम्पियर से लेंगे और एरिया को मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से रेजिस्टिविटी की क्या आ जाएंगी, यूनिट्स, वोल्ट पर मीटर डिवाइड बाय एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वोल्ट पर एम्पियर इंटू मीटर। अब देखो वोल्ट पर एम्पियर क्या निकाला आपने,
वोल्ट पर एम्पियर को तो हमने अभी अभी निकाला था, 1 ओम नाम दिया उसको। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई वो क्या आ गई, वो 1 वोल्ट, इसको लिख लेते हैं बाय 1 एम्पियर इन 2 मीटर, तो ये आ गई ओम। नोटेशन में अगर लिखना दे दे हमें तो इसको हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू रो इंटू जे। ठीक है, ये वेक्टर नोटेशन है, इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू रो इंटू जे। और ये जो इक्वेशन है ये आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए वैलिड होती है केवल। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, वो मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होती हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब दोज मटेरियल्स हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस आर नोन एज आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो ये जो इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू रो इंटू जे, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ये अभी रेजिस्टिविटी के हमारे पास एक फार्मूला आ गया, मतलब रेजिस्टिविटी का हमने क्या लिया, रो इज इक्वल टू ई बाय जे। और कंसीडर एक कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लिया हमने, ठीक है, उस कॉपर वायर को इस शेप में लिया है। अब ये जो कॉपर वायर है इसका लेंथ क्या है, इसकी L लेंथ है, और जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, V। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज V। ठीक है, अभी अभी हमने कहा कि अगर इस कॉपर वायर से जब बैटरी से हमने कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, E इंटू एल। अभी ये इक्वेशन हमने देखी थी, V इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू एल। और करंट डेंसिटी को हम जानते हैं J इज इक्वल टू I बाय ए। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को फिर से देखते हैं। रो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, E बाय जे। ये अभी अभी हमने रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन से देखा। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। पहले हमने यूनिट्स को पुट किया था, यूनिट्स निकाल रहे थे, तो अब अगर हम इसको सीधा देखें तो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं सिंपली, E इज इक्वल टू V बाय L और J इज इक्वल टू क्या है, I बाय ए। और V डिवाइडेड बाय I इंटू, ये देखो ये क्या बन गया आपके पास, A डिवाइडेड बाय L। एक ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन में V डिवाइडेड बाय I क्या है, रेजिस्टेंस, V बाय I इज R, और इसको लिख लेते हैं रो इज इक्वल टू R A डिवाइड बाय L। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। तो यहां से क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रो इज द रेजिस्टिविटी एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब अगर एक जो कंडक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी कॉपर वायर हमने ली है, उस कॉपर वायर का लेंथ अगर हम 1 मीटर ले लें, लेट अस टेक, अगर उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू 1 बाय 1। तो R रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टिविटी के। इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज इक्वलेंट टू द रेजिस्टेंस अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, तो यहां से हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। कि अगर हम कोई मटेरियल जो कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ अगर हम 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, इन दैट केस रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू द रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और अभी अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, R इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला हमने निकाला था, रो तो एक कांस्टेंट है, तो इसको हमने लिख लिया L डिवाइडेड बाय A। तो R क्या आ गया यहां से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर अगर कंडक्टर की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, R is inversely proportional to the area of cross section across its ends। कि R जो है किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। एंड द थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो आर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और रजिस्टिविटी तो आप ध्यान नहीं करें, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि एक कंडक्टर है उसका लेंथ डबल कर दिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया, तो फाइंड आउट करेंगे उसकी रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ रजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या मतलब है, कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करना, कि किसी सब्सटेंस की वो एबिलिटी, वो कितना अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। द एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से, और इसको क्या बोलते हैं, इट इज the reciprocal of the resistance। तो this is equal to 1 by R। अब इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, देखो ओम है। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम, क्या हो जाएगी, पर ओम। और इसको नाम दिया गया महो या साइमन, ये यूनिट्स है कंडक्टेंस की। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट हीट, साउंड, या अगर इस केस में ले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से लिखते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। और यूनिट क्या है, रो की क्या यूनिट्स है, अभी अभी हमने निकाला था, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, पर ओम पर मीटर, या इसको हम बोल देंगे, पर ओम को हमने महो नाम दिया तो महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे, ये पेपर में पूछ लेते हैं कई बार। इक्वेशन ही एक एक नंबर में शॉर्ट लिस्ट करना आ जाता है कि 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें आ जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक कंडक्टर था, अभी अभी जैसे कि हमने लिया, बार बार उसी चीज को बनाने से हम उसको देख लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं एक बार। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है और उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो हमने एक इक्वेशन ली है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज V इज इक्वल टू E इंटू एल, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V किसके इक्वल है, I इंटू R के। अब V को हम I इंटू R ले रहे हैं, बट R क्या है, R अभी अभी हमने देखा R इज इक्वल टू
रो इंटू एल बाय ए। आर का फार्मूला ये, तो मैं यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ, आई इंटू आर लिया तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई इंटू एल इज इक्वल टू आई इंटू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या हो गया, एल से एल कैंसिल है, तो ई क्या आ गया आपके पास, ई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए इंटू रो। अब ये आई बाय ए जो है ना, ये क्वांटिटी हमने पढ़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी जे। देन ई इज इक्वल टू, यहां से ई क्या आ गया, जे इंटू रो। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो वेक्टर नोटेशन में हम क्या करते हैं, सीधा सा जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। तो ई पे एरो आ गया, करंट डेंसिटी जे पे भी एरो आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एक कांस्टेंट है, तो यहां आ गई थी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हमने अभी पढ़ा। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/सिग्मा से। तो मैं इस इक्वेशन में, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, ये क्या है, E इज इक्वल टू जे इंटू रो। यहां हम रो को रिप्लेस कर सकते हैं 1/सिग्मा से, तो यहां लिख दिया जे डिवाइडेड बाय सिग्मा। E इज इक्वल टू क्या आ गया, जे डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि जे किसके इक्वल आ गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, अब ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि जो ओम्स लॉ है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस पे ही वैलिड है। सारे के सारे सब्सटेंसेस पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। कुछ ओमिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ओम्स लॉ जिनमें वैलिड नहीं है। ठीक है, ओमिक सब्सटेंसेस ओबेज ओम लॉ। अगर यहां से हम लें, तो सबसे पहली बात है, ओमिक का मतलब है ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, ओबेज ओम्स लॉ। नॉन ओमिक का क्या मतलब है, डज नॉट ओबे। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, आर जो है इन केसेस में, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। ये जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। मतलब आर यहाँ पे क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, उसमें आर क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। बट अगर यहां ले, आर इज नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है, आर की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। ठीक है, फिर है यहाँ जो ओम्स लॉ है, देखो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ एक ग्राफ भी फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ग्राफ क्या आएगा, देखो V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या आता है V और I के बीच में, वो लीनियर रिलेशनशिप आता है। मतलब ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है,
जितनी वैल्यू आई की, जितनी वैल्यू वी की होगी उतनी वैल्यू आई की बढ़ेगी। मतलब जितना आप वी को बढ़ाते चले जाएंगे, करंट भी उसके अक्रॉस जो फ्लो करेगा कंडक्टर के अक्रॉस, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ इज लीनियर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, वी आई ग्राफ क्या है, यहाँ तो लीनियर है, जबकि यहाँ क्या है, वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। वी आई ग्राफ क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं, कई बार एग्जांपल्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही थी। एग्जांपल्स क्या है, जैसे ए मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट्स, अभी हम कह रहे थे कॉपर वायर है, कॉपर क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो उसके अंदर अगर स्मॉल करंट फ्लो करेगा तो वो ओमिक सब्सटेंस है। तो मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट्स, बट अगर यही कंडक्टर जो है ना, अगर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इसके अक्रॉस फ्लो करनी शुरू कर देगी तो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और हीट प्रोड्यूस यानी कि टेम्परेचर राइज हो गया। अब ओम्स लॉ में कंडीशन क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन सेम, कि जो फिजिकल कंडीशंस है वो क्या रहे, सेम रहे, तो उस कंडीशन में ही ओम्स लॉ वैलिड है। अब जब लीनियर जो मेटेलिक कंडक्टर है, अगर उसके अंदर स्मॉल करंट फ्लो करता है तब तो वो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर लार्ज करंट फ्लो करता है तो जो फिजिकल कंडीशंस है वो सेम नहीं रहेगी। लार्ज करंट्स के लिए क्या हो गया, हीट टेम्परेचर राइज हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी एक्सेसिव। ठीक है, तो लार्ज करंट्स पे जो होंगे मेटेलिक कंडक्टर वो किस में कन्वर्ट, वो क्या होंगे, नॉन ओमिक होंगे। उसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट लाइक CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स क्या है, ओमिक है। CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ओमिक है। नॉन ओमिक में इसके अलावा क्या आ जाता है, पीएन जंक्शन डायोड, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक यूनिट है हमारे पास 12th में पूरी, ये पीएन जंक्शन डायोड है। उसके अलावा क्या है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओमिक सब्सटेंसेस और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के। अब इसमें हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके अलावा क्या, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ की लिमिटेशंस, वो सब इसमें हमने कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन टॉपिक्स के ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल होंगे उनको देखेंगे।